है, एनवायरनमेंट से क्या समझ आता है, क्या क्या इसमें आ सकता है? जल्दी करो, टाइम शॉर्ट है। क्या आ सकता है एक्सीडेंट्स? कौन कौन से कॉमनली हो सकते हैं? हाँ ठीक है जी, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अभी कल भी बताई थी। इंजेक्शन वाली वो भी एक्सीडेंट में आ जाता है ना, कोई कैरोसिन डाला हुआ है, पेट्रोल डाला हुआ है और कोई गिर गया, स्लिप हो गया सीढ़ियों से, कोई काम कर रहा है ऊपर लाइट लगा रहा है, वो माउस स्लिप हो गया, चलते हुए बैक फ्लोर से स्लिप हो गए, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, ठीक है, या लगता है कट लग गया, ये सब एक्सीडेंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें, बर्न्स वगैरह, फायर वगैरह। और एनवायरमेंटल इंजरीज में क्या आ सकता है? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए उसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, इससे रिलेटेड एक्सीडेंट मैंने भी आपको बताया था होम और एनवायरनमेंट का। टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड इन एनी फॉर्म टू एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सर्फेसेस। अब इसमें हाइपोथर्मिया होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाता है। हाइपोथर्मिया होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट की वजह से या बॉडी कंडीशन की वजह से लो हो जाता है। हाइपोथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ठीक है। क्यों होता है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है हमारा, किस जगह पे होता है? ब्रेन में। वो स्विच नहीं होता है या वो थोड़ा सा रीसेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर और बॉडी कंडीशन, जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। मैं इसको थोड़ा फास्ट पेस चलाऊँगा ड्यू टू टाइम, लेकिन वो साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। अब इंजरीज ड्यू टू हीट या इंजरीज ड्यू टू कोल्ड अगर आपको आ जाए तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है बेसिक। इंजरीज ड्यू टू हीट जनरल इफेक्ट्स में आता है हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सहॉशन, हीट स्ट्रोक, हीट पर्स्पिरेशन। ये सुने हुए ना नाम आपको? कॉमनली कौन सा होता है इसमें जो देखने को मिलता है? और हीट स्ट्रोक एंड में आता है ना, बहुत सीवियर होता है ये। लोकल इफेक्ट्स में बर्न्स, ड्राई बर्न हो सकते हैं, वेट बर्न हो सकते हैं, पानी गिर जाता है, फ्लेम के अंदर हाथ चला जाता है या आग में बंदा गिर जाता है, ये सारी। लेकिन इंजरी ड्यू टू कोल्ड जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया इफेक्ट्स हैं। लोकल इफेक्ट्स फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, चिल प्लेन्स, फ्रेंच फुट, सर्दियों में अक्सर देखा होगा हाथ के ये नोड्यूल्स होते हैं, सूख जाते हैं अक्सर लोगों के, ठीक है, ये छोटी छोटी इंजरीज होती है। हाइपरथर्मिया क्या होता है? एक्सपोजर टू हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, चाहे वो सन में हो या फिर कोई क्लोज कंटेनर हो, वर्कशॉप वगैरह हो, कोई माइन वर्कर हो या कोई इंजन वाली जगह हो जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कोई एग्जॉस्ट नहीं है वहाँ पे, या डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर है जिसमें आप लोगों ने देखा था कराची में बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं हीट स्ट्रोक के, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि उसमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाता है। उसके भी लेवल्स है, कितना रेज करता है, डेथ कब होती है, कितना लीथल होता है। बॉडी टेम्परेचर अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली हमारा कितना होता है? तकरीबन। तो अगर बॉडी टेम्परेचर इंटरनल एक डिग्री से फर्क पड़ता है। 100 टेम्परेचर अगर 100 फॉरेनहाइट टेम्परेचर तक हो जाए या 101 तक भी हो जाए तो आपको पता लग जाता है बॉडी किस तरह आपकी रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर यही 104 पे चला जाए, 105 पे चला जाए या 41 डिग्री पे चला जाए तो सोचो क्या होगा, ठीक है। इट कैन कॉज सडन डेथ। अब इसमें इसके ये जो 3 टाइप्स हैं, हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सहॉशन और हीट हाइपरपैरेक्सिया या हीट स्ट्रोक, इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए तो आप लिख सकते हो उसको। हीट क्रैम्प्स किस पे देखने में मिलते हैं हमें? हीट क्रैम्प्स कहाँ पे देखने में मिलते हैं? कभी हुआ है किसी को? कभी भी नहीं। खेलते नहीं, कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलते? जब खेलते हैं गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे ना, आप लोग खेलते हो गए, पसीना आता है, पसीना आने से क्या होता है? वाटर लॉस, स्वेट लॉस, सॉल्ट लॉस। या गेम में देखा होगा मोहम्मद रिजवान की बड़ी हुई थी इंजरी, क्रैम्प इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी, शॉट मार के लेट जाता था, क्रैम्प पड़ गया, ये होता है हीट क्रैम्प्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? मसल जो होता है वो
कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट लॉस, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, और एक लंप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पेनफुल स्पैज़म ऑफ द वॉलंटरी मसल, क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर लॉस या सॉल्ट लॉस होता है, जिसकी वजह से वो स्पैज़म में चला जाता है। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है। डाइल्यूशन का क्या मतलब है? सोडियम लॉस होता है ना, जिसमें मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखा जाता है? इधर काफ मसल में या इधर हैमस्ट्रिंग वाली जगह पे, ठीक है। तो वॉक करने में मुश्किल पड़ती है, लम्प्स बन जाती है। ये रिवर्सिबल है, कॉमन है। वाटर इनटेक कर दें, ORS वगैरह दे दें, सॉल्ट रिप्लेसमेंट कर दें तो ये रिलीव हो जाता है, ठीक है। कॉमनली ये देखने को मिलता है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? एक्सपोजर टू सन या हीट की वजह से बॉडी टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है इंटरनल, जबकि हीट क्रैम्प्स है, हीट क्रैम्प्स में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंटरनल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके लिए फिर क्या होता है? हमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो भी चेंज करनी पड़ती है। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें? ये जो हीट स्ट्रोक है या हीट एग्जॉशन है, पहले हीट क्रैम्प्स होते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, अगर ना उसको रिप्लेसमेंट किया जाए हीट एग्जॉशन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है हीट स्ट्रोक। इसमें टेम्परेचर जाता है तकरीबन 37 डिग्री। पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स होता है, जिसमें क्या होता है? वेन्स पैनिक हो जाती है। वीनस रिटर्न जो होता है वो स्लो हो जाता है। वेन्स रिटर्न हो जाएगी तो वीनस रिटर्न नहीं जाएगा ना, तो वेन्स अगर कोलैप्स कर जाएगी, वीनस रिटर्न पीछे बैक पे हार्ट पे नहीं जाएगा। हाइपोटेंशन, सोडियम डिप्लीशन, ये सारा कुछ साथ चल रहा होगा तो क्या होगा? पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। प्रोस्ट्रेट, हीट प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेट वाली पोजीशन में चला जाएगा। ये इसकी डायग्नोसिस है, ये इसका रिप्लेसमेंट है। आइस पैक्स, कोल्ड बाथ, ठीक है। हीट स्ट्रोक भी उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें बॉडी टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 41 डिग्री या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। उसको रीसेट करने में ज़रा टाइम चाहिए होता है, इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ मोर लिथल एज कम्पेयर टू हीट एग्जॉशन। ये इसका मेन फीचर होता है कि हीट प्रोड्यूस हो गई है अंदर, लेकिन डिसिपेट नहीं हो रही, स्वेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि रेगुलेटरी सेंटर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें होता है और ये इसका प्रिवेंशन है। स्लाइड में शेयर कर दूँगा, इसको एक बार देख लेना। मोर्टेलिटी रेट इसमें हाई है। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसको IV फ्लूइड लगा दिए, आइस पैक, आइस बाथ, कोल्ड स्पॉन्जेस कर दिए हमने, तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। लेकिन हीट स्ट्रोक जो होता है उसमें सडन डेथ भी हो जाती है या बहुत ज़्यादा लिथल है, अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन कॉज डेथ। प्रिवेंशन क्या है? ये देखा होगा आपने, हर गर्मियों में ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, देखा होगा आपने मौसम, स्मोक आ रही है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, विंटर बहुत देर तक चलता है, ये टेम्परेचर चेंजेस जो आ रही हैं उनकी वजह से ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी जो है वो बताई जाती है। ये आपने पढ़ चुके हो, सस्पेंडेड एनिमेशन मैंने बताया था आपको कि किन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो बॉडी वाइटल्स जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हीट स्ट्रोक के अंदर भी देखा जाता है। ये बेसिकली इनके फीचर्स हैं। ट्रीटमेंट जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, IV फ्लूइड्स वगैरह, वेस्कुलर कोलैप्स उसका ठीक करेंगे, और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्यों किया हुआ है? ये क्यों रखा हुआ है फूटेंट? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, फॉरन बाउंड आते हैं कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाए। हाइपरथर्मिया में कोई स्पेसिफिक ऐसी फाइंडिंग नहीं होती, विसरल कंजेशन या वैगन मोटिस रीसेट हो जाए, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक हार्ट एंड फास्ट फाइंडिंग इसकी नहीं है।
मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, जो आप लोग पढ़ोगे लॉ, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो इतना नहीं इसको फॉलो किया जाता, लेकिन कुछ कंपनीज जहाँ पे अगर कोई इंजरी हो जाए या उसको कोई लॉस हो एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर जो है इज़ बाउंड टू गिव सम कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं कहीं है, लेकिन मोस्टली फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर कोई कंपनी की वजह से कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है जिसमें वो हाइपरपैरेक्सिया या हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ हुई है, तो उसमें क्लेम किया जा सकता है उसको। फिर हाइपोथर्मिया या डेथ ड्यू टू लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो 35, 34, 33 तक चला जाता है। 37 से वो 41 तक गया था, इसमें कहाँ तक जा रहा है, 35 तक, विच इज़ लीथल। हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर जो है बॉडी का वो लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन, सारा मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस इज लॉस, उसके बाद ये सारी डिस्टर्बेंसेज हैं ये हमें देखने को मिलेगी। और ये जो है इसके अंदर कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ बाइंड होगी, ठीक है, 100% ऑक्सीजन होगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से डिसोसिएशन नहीं होगी। ऑक्सीजन का काम क्या है, रेस्पिरेशन से ब्लड में जा रही है, ब्लड से टिश्यूज़ में हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होकर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ कर रही है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन के अंदर है पूरी, लेकिन डिसोसिएट नहीं हो रही टिश्यूज़ के अंदर। तो क्या हो जाता है कि ब्लड में ही रह रही है, टिश्यूज़ में नहीं जा रही, टिश्यूज़ हाइपो या एनोक्सिया हो जाता है उसके अंदर। ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन ले भी रही है, लेकिन डिसोसिएट नहीं कर रहे उसको। ये फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, यही था हाइपोथर्मिया में, ये होता है। ये होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो जाता है, फिर कॉजेज मार्क टिश्यू हाइपोक्सिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। जब भी हाइपोक्सिया होगा उसका कंपनसेटिव मैकेनिज्म चल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सुडेशन, ट्रांसपोर्टेशन खड़ा हुआ है ना, फ्लूइड जो होता है वो डिसिपेट करने लगता है। फिर वेसोमोटर कंट्रोल पैरालाइज हो जाता है, कैपिलरीज डायलेट हो जाती है, ये सारा कंपनसेटिव मैकेनिज्म जो स्टार्ट होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं लोकल इफेक्ट्स के अंदर। चिल ब्लेन क्या है, दे आर स्मॉल इची पेनफुल रेड स्वेलिंग्स ऑन द स्किन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप ओपीडी करोगे तो उसमें देखोगे लोग आते हैं अक्सर सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में, कि हाथ सूज जाते हैं, हाथ के ये जॉइंट्स होते हैं, पाँव में या हाथों में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हमें ब्लिस्टर्स देखने में मिलते हैं, बिकॉज ऑफ कोल्ड एलर्जिक रिएक्शन टाइप होते हैं एक तरह से, ठीक है। इसको चिल ब्लेन्स कहते हैं। इसको बॉम्ब से कवर करें तो हीट हो जाता है, तो ऐसा डेंजरस नहीं है। उसके बाद फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टबाइट क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं उनका फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, नेक्रोज हो जाते हैं। ग्लेशियर्स वगैरह में या ये फोर्सेस वगैरह जहाँ पे काम कर रहे हैं उधर पहले चिल ब्लेन, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉस्टबाइट में, अगर ना उसको कवर किया जाए, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री। ये देखो पहले पिंक है, फिर ग्रे हुआ, उसके बाद थर्ड डिग्री जो है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक का मतलब है साइनोसिस के बाद वो नेक्रोसिस में चला गया, फिर वो डेड हो गया टिश्यू। इस तरह से अगर ट्रीट ना किया जाए, लेकिन ये भी ट्रीटेबल होता है। ये इसमें माइक्रोस्कोपिकली हमें ये देखने को मिलेगा, आरबीसी की स्लजिंग हो जाती है, डिसोसिएशन नहीं हो रही, ये भी फ्रॉस्टबाइट की है।
इमर्जन सिंड्रोम आता है। इमर्जन सिंड्रोम क्या है? ये जिसका आपने देखा होगा, ये आर्मी वाले फौजी है तो जहाँ पे ग्लेशियर में या सर्द इलाकों में होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमनली देखने को मिलता है। कैडेट्स को तो आप दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। इमर्जन इंजरीज, ट्रेंच फुट, बूट्स पहने होते हैं, कोल्ड एरियाज में होते हैं तो वो पाँव जो होते हैं वो जम जाते हैं या इंजरी शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये ट्रेंच फुट। पेनफुल कोल्ड इंजरी टू फुट occurring after sustained exposure to cold under moist conditions, ठीक है। इस तरह से डेवलप होता है। नर्वस डैमेज हो जाता है, एडिमा हो जाता है पार्ट का, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपने देखा है बहुत ज़्यादा देर तक अक्सर सॉक्स पहन के रखें या पाँव बैठ हो जाए तो ये इस तरह से डेवलप हो जाता है। अगर ये और ज़्यादा जितनी देर ये रहेगा उतनी इंजरी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कोल्ड वाटर में खास तौर पर। स्मार्ट हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा देर तक कोल्ड वाटर में पाँव रहे तो ये भी गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी है, गैंग्रीन भी है, सारा डेवलप होगा। हाइपोथर्मिया के अंदर टॉक्सिक फाइंडिंग क्या होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपर में इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाइपो में भी मिलेगी। पोस्टमार्टम लिमिटेड देखिए क्योंकि राइट कलर की होगी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन 100% है लेकिन डिसोसिएट नहीं हो रही, तो बॉडी की जो लिमिडिटी है वो नॉर्मल रेड कलर की होगी, ब्राइट रेड कलर की, ठीक है। लार्ज एरिथमेटिस पैचेस, जिसमें मैंने बताया कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं ड्यू टू स्लजिंग ऑफ ब्लड सेल्स, सुपरफिशियल ब्लड वेसल, ठीक है, लीकेज होती है और स्लजिंग हो जाती है आरबीसी। फ्रॉस्टबाइट के फीचर, इमर्जन प्रूफ के फीचर्स, जिसका भी मैंने बताया था, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री फ्रॉस्टबाइट, तो इनिशियली पिंक या रेड होंगे, फिर ग्रे होंगे और नेक्रोज होकर ब्लैक हो जाएंगे। एनवायरमेंटल जो है उसके अंदर ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने साथ साथ आपको बताई है। टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, वो याद रखिए उसको। ये पूछा जाता है फिर थर्मल इंजरीज क्या होता है, डिफाइन थर्मल इंजरीज या क्लासीफाई थर्मल इंजरीज। टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इन एनी फॉर्म टू एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी सर्फेसेस, जैसा भी मैंने बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरीज देख लो। क्लासिफिकेशन अगर थर्मल इंजरीज की आ जाएगा, बर्न्स की आ जाए तो आप लोग मिस कर देते हो। फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री बर्न्स को इसके साथ मिक्स कर देते हो या इसको उसके साथ मिक्स कर देते हो। थर्मल इंजरीज का जब भी पूछा जाएगा तो वो सारी इंजरीज उसके अंदर आ जाती है। स्पेसिफिक बर्न का पूछा जाएगा, क्लासीफाई बर्न करें तो अभी आगे दिखाता हूँ, उसमें उसकी डिग्रीज आपने क्लासीफाई करनी है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरीज है, उसमें ड्राई हीट, बर्न, फ्लेम्स या हॉट सब्सटेंस का हार्ट टच कर जाता है। मॉइस्ट हीट जिसको स्कैल्ड कहते हैं, जिसमें पानी गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है, दूध गिर जाता है, चाय गिर जाती है ऊपर, ये इसमें आएगा स्कैल्ड्स के अंदर। केमिकल जो मैंने बताया था, कोरोसिव बर्न्स, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। इलेक्ट्रिक बर्न्स, ये सॉकेट से होता है। फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न, हाथ लगाए एकदम से करंट लगा। लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है बिल्डिंग्स के ऊपर या लोगों के ऊपर, वो लाइटनिंग है, एनवायरमेंटल इंजरी। रेडिएशन बर्न्स, जो एक्सरे से या MRI से या इंजरी जिस तरह से प्रोड्यूस होती है उसको रेडिएशन इंजरीज कहते हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बर्न्स प्रोड्यूस बाय टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, कॉजेज वाइटनिंग ऑफ स्किन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन और फ्लेम से सिंजिंग और बर्निंग ऑफ हेयर, जो आपने स्लाइड में देखी होगी। ये क्या बना हुआ है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का पूछ लेते हैं कि एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम ब्लिस्टर में क्या फर्क है। ड्राई हीट बर्न है, इसको 3 डिग्री में क्लासीफाई किया गया है। सबसे सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है हमारी? एपिडर्मिस, फिर
डर्मिस में फैट और मसल और उसका बोन, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ये लेयर्स। तो बर्न्स को इसमें क्लासीफाई किया गया, ये जो ड्राई बर्न्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल और डीप बर्न्स, इस तरह से नजर आता है। फर्स्ट डिग्री बर्न्स या सुपरफिशियल बर्न होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, हील हो जाते हैं विदाउट स्कार फॉर्मेशन। सेकेंड डिग्री बर्न होते हैं, उसमें डर्मिस इन्वॉल्व होती है, कोगुलेशन हो जाती है टिश्यू की और दे हील विद स्कार फॉर्मेशन। थर्ड डिग्री जो होते हैं वो डीप लेयर्स तक जाते हैं, नर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं, नर्व उसमें डेड हो जाती है और इस तरह से नज़र आते हैं, चारिंग ऑफ टिश्यूज होती है, ये ब्लैक में जो नज़र आ रही है, ये डिटेल इसकी दी हुई है। सबसे पेनफुल जो है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री होते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर पेन क्यों नहीं होता, काम हो जाता है नर्व डैमेज होने की वजह से, और इसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है नर्व्स की, तो ये पेनफुल होता है फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकेंड डिग्री जो ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। सॉस पैन है, गर्म हुआ है, ऑयल गर्म हो रहा है, हाथ लग गया उसको, तो इस तरह का बर्न आता है, ठीक है, ईजिली क्लियर हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न है, उसमें इस तरह से नजर आता है, श्रिवल्ड अपीयरेंस, लेकिन स्कार के इसके अंदर स्कार बन जाता है। थर्ड डिग्री बर्न जो है उसमें ग्रॉस डिस्ट्रक्शन होती है इस तरह से, और ये चारिंग या रोस्टिंग ऑफ टिश्यूज आ जाता है, नेक्रोसिस भी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, ये थर्ड डिग्री। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं बर्न एरिया का, या बर्न एरिया जो होता है बॉडी का, हॉस्पिटल में जाते हैं उसमें भी कैलकुलेट करना होता है हमें कि सरफेस एरिया जो है बॉडी का कितना बर्न हुआ है, जिससे हम कैलकुलेट करके ये परसेंटेजेस, जो पहले था एक सर्जन था उसने ये परसेंटेजेस बनाई थी, एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न या अफेक्टेड बाय बर्न, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन या उसकी ट्रीटमेंट में या उसकी मॉर्टेलिटी को डिफाइन करने में ज़रा आसानी हो जाती है। अब इसको एक बार समझ लो ज़रा, उसने बॉडी एरियाज को डिवाइड कर दिया परसेंटेजेस के अंदर। ये लेट्स सपोज पर्सन जिसका ये पूरा राइट आर्म बर्न है और हेड बर्न है, तो कितने परसेंट बर्न होगा बॉडी सरफेस एरिया, इसको देख के बताओ, 9 + 9 18%। और अगर किसी का हेड, ये पूरा फेस हेड बर्न है, नेक बर्न है, ये राइट आर्म बर्न है और राइट लेग बर्न है, ठीक, 18 + 9 + 9, इस तरह से कैलकुलेट करके प्लस करके हम बता सकते हैं कि इतना सरफेस एरिया बर्न है, ठीक है, और ये इसकी प्रेडिक्शन है, ये इसकी मॉर्टेलिटी हो सकती है। उसने डिवाइड किया है हेड को अप टू नेक 9% पे, पूरा राइट आर्म जो है वो 9%, लेफ्ट आर्म पूरा 9%, राइट लेग पूरी 18%, लेफ्ट लेग पूरी 18%, चेस्ट ये अबव और बिलो 9 + 9 18%, ये याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसी तरह बैक जो है वो भी 18% है, और ये उसको डिवाइड तोड़ के लिखा हुआ है ज़रा। हेड और नेक जो है वो 9%, ये फ्रंट चेस्ट और फ्रंट एब्डोमेन 9 + 9 18%, ठीक है, समझ आ रहा है? इस तरह से कैलकुलेट करना, ये एग्जाम में आ जाए या हॉस्पिटल में आप देखो तो आपको पता होना चाहिए। अब ये 4.5 है, 4.5 + 4.5 कितना होता है 9। फ्रंट है, बैक है, इसको एस्टिमेट कर सकते हैं आराम से। ये 18% है, तो 18% किस तरह है, 9 फ्रंट है 9 बैक है, ठीक है, इसको ये दोनों पिक्चर्स के साथ करके देखना, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। 1% पेरिनियम है, तो टोटल 100% बर्न से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले से रूल ऑफ 9, कोई MCQ आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, ये वाइवा में पूछे तो आप इससे बता सकते हो कि बॉडी सरफेस एरिया कितना % बर्न है, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं उसकी प्रॉग्नोसिस बर्न की। फेटल कितना होता है 15% फॉर एडल्ट और 5 to 10% इन चिल्ड्रन। बच्चों का बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, तो कम बर्न के अंदर जितना सरफेस एरिया, कम एरिया के अंदर जितना सरफेस एरिया उसका ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उतना ज़्यादा लीथल हो सकता है।
टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कर्लिंग अल्सर। सर कल मैंने बताया था कि बर्न होता है, गैस्ट्रिक बर्न होता है या कोई भी बर्न होगा एक्सटर्नल इंटरनल, इट कॉजेज हाइपोवोलीमिया, प्लाज्मा वॉल्यूम उसका लो हो जाता है और इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, स्टमक वॉल का अल्सरेशन हो जाती है, अल्सर डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कर्लिंग अल्सर, स्ट्रेस अल्सर। इमीडिएट कॉजेज, डिलेड कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्न्स, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल अपीयरेंस में ब्लिस्टर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मार्बलिंग अपीयरेंस है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न में ब्लिस्टर्स में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, एंटीमॉर्टम का मतलब है कि जिंदा बंदे को जब बर्न होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, ब्लिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, एंटीमॉर्टम ब्लिस्टर्स में क्या होगा, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, पस सेल्स हो सकते हैं, आरबीसी, क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट्स हो सकते हैं। पोस्टमॉर्टम ब्लिस्टर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन जो है ये रिस्पॉन्स में मिलेगा, चारिंग ऑफ टिश्यूज, वेन्स जो होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है इस तरह से बर्न्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं मार्बलिंग अपीयरेंस। ये म्यूजिस्टिक एटीट्यूड है, जब बर्न होते हैं तो क्या होता है, बॉडी सुधरती है। ठीक है, इस तरह से फेंसिंग एटीट्यूड में आ जाती है बॉडी। ये अगर कभी आपने पिक्चर देखी हो या वो वीडियो देखी हो जहाज़ की हुई हुई थी, उसमें ये इसी तरह से ज़्यादा बॉडी होती है, सुधरी पड़ी होती है, उसको बॉक्सिंग एटीट्यूड या म्यूजिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। पोस्टमॉर्टम लिविडिटी जो बर्न्स के अंदर चेरी रेड होती है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन पॉइजनिंग। अब एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपने क्या बताना है, क्योंकि इसमें अक्सर आया था कि मार के फेंका गया उसको आग के अंदर, या अदर पर्सन वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ जब वो बर्न के अंदर आग के अंदर गिरा है। एक तो स्मोक इनहेलेशन, जब स्मोक इनहेलेशन होगी तो क्या होगा, कार्बन पार्टिकल अंदर जाएंगे, स्मोक के अंदर जाएगा, जिंदा बंदे में जाएगा ना, डेड पर्सन को फेंकेंगे तो उसमें हमें नहीं मिलेगा। स्मोक जो है वो किस तरह से मिलेगी, सूट पार्टिकल कहते हैं इसको, SOOT, थिक सूट पार्टिकल्स आर सीन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जब उसको हिस्टोलॉजी करके दिखेंगे तो इस तरह से हमें ये ब्लैक डिपॉजिट्स मिलेंगे, इसको कहते हैं सूट पार्टिकल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कार्बन पार्टिकल्स। दूसरा चेरी रेड डिस्कलरेशन, और जब उसको ब्लड में चेक करेंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये 2 क्राइटेरिया हो गए। तीसरा ब्लिस्टर देखेंगे, बर्न ब्लिस्टर जो होंगे वो हमें देखने में मिलेंगे, और उसके मैंने कॉन्टेक्ट भी बताए, एंटीमॉर्टम के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, पोस्टमॉर्टम के अंदर एयर होती है या ड्राई ब्लड होगा, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उससे। एंटीमॉर्टम ब्लिस्टर, सूट पार्टिकल्स और चेरी रेड डिस्कलरेशन, श्योर साइन ऑफ डेथ हो सकता है कि एंटीमॉर्टम है। ये 3 अगर पूछ ले वाइवा में या क्वेश्चन आ जाए। इसके अंदर बर्निंग, सिंजिंग ऑफ एयर, कार्बन पार्टिकल, चारिंग ऑफ टिश्यूज, ये हमें देखने में नहीं मिलती। लोकल इफेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा देखने में मिलते हैं, इस तरह से पिंक रॉ एरिया, ब्लिस्टर्स। ये मैं शेयर रखूँगा, देख लेना इसके अंदर ड्राई बर्न, वेट बर्न और कोरोसिव्स, इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना के इसके अंदर 3 पेज बना दिए, इसको आप कर सकते हो। जिस तरह ड्राई बर्न हैं वो फ्लेम से होते हैं या किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच से, वेट बर्न जो है वो स्टीम से, लिक्विड से या ऑयल से, किसी भी चीज़ से हो सकता है, ये कोरोसिव होते हैं। साइड ड्राई बर्न या फ्लेम जो होता है वो एट और अबव द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी, वेट बर्न जो होते हैं पानी, ऑयल वगैरह वो ट्रिपल करता है नीचे, ठीक है, जब गिरेगा तो नीचे मूव करेगा, स्टेनिंग होगी उसको, एट और बिलो द साइड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लोथिंग मे बी बर्न, मे बी एडहेयर टू द बॉडी, जबकि वेट बर्न्स के अंदर एडहेरेंस नहीं होती, बर्न्स कपड़ों में नहीं मिलते। स्किन इसमें ड्राई होगी, इसमें सोडन होगी,
स्वेल होगी। ब्लिस्टर्स का है और इसमें ये सिंजिंग ऑफ हेयर और चारिंग इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें नहीं होगी। क्रोजिंग में हो सकती है जो मैंने आपको बताया था। स्कार फॉर्मेशन इसमें थिक होता है, इसमें ज़्यादा थिन होगा। डिपेंड करता है कि ऑयल है या किस चीज़ से बर्न हुआ। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको पढ़ लेना।